आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। हम अपनी उस समय की मानसिक और आर्थिक दशा और व्यवहार को एक आधुनिक जीवन पर लादना चाहते हैं और इसको कहते हैं कल्चर। तो मेरे पेरेंट्स ही नहीं, पूरा एससी समुदाय बिल्कुल डर डर के रहता था और मैंने उस पर क्वेश्चन उठाया कि हम लोग पहले आते हुए भी हैंडपंप से पानी क्यों नहीं भर सकते, घर में पानी की कमी भी है। दर्शन हमारा महान है, धर्म सनातन है, पर संस्कृति के नाम पर तो ये है। संस्कृति तो बस तुम्हारे चाल चलन का तरीका होता है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है भारत में। हमने अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा और अपनी आदत का गुलाम बना लिया है। यही तो है सनातन संस्कृति। लेकिन हमारी संस्कृति किसके पीछे पीछे चल रही है? हमारी पुरानी मान्यताओं के। इतिहास में, परंपरा में आपके लिए कुछ नहीं है। कोई उम्मीद मत रखना, उम्मीद रखोगे दिल टूटेगा। और ये आपके लिए शुभ समाचार है, अच्छे से समझिए। क्यों? प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम कुसुम है और मैं आपके सामने कुछ बोलना चाह रही हूँ कि लोग मुझसे भी दुखी हैं और मेरा भी दुख है। मुझसे दुखी है क्योंकि मैंने ढोंग और आडंबरों को मानना मेरे बस की बात भी नहीं है। मैं जब छोटी थी, थोड़ी सी समझ आई तो मैं क्वेश्चन करती थी पेरेंट्स से कि एक तो मैं एससी समुदाय से हूँ, तो मैंने मेरे गांव में ये बर्बरता देखी है कि जो एससी समाज के साथ में जो होता है वो मैंने देखा है। तो मेरे पेरेंट्स ही नहीं, पूरा एससी समुदाय बिल्कुल डर डर के रहता था और मैंने उस पर क्वेश्चन उठाया कि हम लोग पहले आते हुए भी हैंडपम्प से पानी क्यों नहीं भर सकते, घर में पानी की कमी भी है, उसके बावजूद भी हम क्यों नहीं भर सकते। तो मैंने ये क्वेश्चन उठाया तो मेरे घर वाले मुझसे दुखी, क्योंकि सब चलता आ रहा है ना, तू कौन सी कहाँ की आ गई है। तो फिर वो मुझसे दुखी। तो मैंने कसम खाई कि मम्मी से, पापा से बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी तुमसे, मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं चाहिए। जहाँ पर भी कर्मकांड होते हैं तो एक लड़की होने के नाते एक साथिया बना दो दीवार पर, उसका मुझे पैसा दिया जाएगा। मुझे तो यही समझ में नहीं आता था, इस वजह से भी मैंने नकार दिया। मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो भी बहुत दुखी है कि अब ये लड़की हमसे कुछ लेती ही नहीं है, वो तो भी दुखी। मैं देख रही हूँ वो सब दुखी हैं। और सर मेरा दुख ये है कि मैंने थोड़ा बायो पढ़ी है, तो बायो पढ़ाना मैंने शुरू करना चाहती थी। मैंने कहा मैं बायो पढ़ाऊँगी और मैंने स्कूल ढूंढे, कोचिंग भी ढूंढी। तो वहाँ पर देखा कि वो कम सैलरी देना चाहते थे, उन्हें सैलरी देना ही नहीं था और बहुत वर्कआउट करवाना चाहते थे। चलो ठीक है, पर मैं पढ़ाऊँगी तो स्ट्रेटजी मेरी होगी ना। रिज़ल्ट आप ले सकते हो लेकिन स्ट्रेटजी तो मेरी होगी, मैं मेरे तरीक़ों से बच्चों को पढ़ा पाऊँगी। तो वो नहीं, आप हमारे तरीके से पढ़ाओगी, वहाँ बोला गया जहाँ मैं रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकती, तो मैंने नहीं पढ़ाया। फिर वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जिन्हों को जो भले ही कम मिलेगा, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो वो गरीब बच्चों के पेरेंट्स को मैंने बोला, जिन्हें मैं जानती हूँ, कांटेक्ट किया। तो वो पेरेंट्स से बोला, मैंने कहा आप ना ऐसे ही भेज दिया करो, कम फीस दे देना मुझे, लेकिन मैं आपके बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो वो पेरेंट्स कहने लग गए कि आप इतनी कम फीस में कैसे पढ़ा सकती हो, इतना अच्छा नहीं पढ़ाओगी आप। तो मैं इसलिए दुखी, इजीली स्टूडेंट को कुछ समझ में आ जाता है। सच बोल रही हूँ सर, कोई कॉन्सेप्ट अगर मैंने बहुत मेहनत करके उसे बच्चे के लिए इजी बनाया है ना, तो बच्चा ऐसे डाउट में रहता है कि ये मुझे जल्दी से समझ में कैसे आ गया, तो वो विश्वास ही नहीं कर पाता। तो मैं दुखी, मेरा दुख कुछ और है, मेरे घर वालों का दुख कुछ और है। मैं क्या करूं सर? पहले तो बैठ जाइए, कहीं जगह दीजिए, थोड़ा उनको बैठा लीजिए आप। अब हाँ हाँ, यहीं बैठिए, बात करेंगे आपसे। माइक अब इधर आइए। ठीक है, बताने का इनका तरीका रोचक था, मनोरंजक था। आप हंसे भी, आपने तालियां भी बजाई, पर
उसके पीछे की जो पूरी बात है उसको समझिए। एक तो महिला, वो भी उत्तर भारत से। कहाँ से है? सर मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, मुरैना जिले से। ठीक, एक ही बात है, बल्कि और गड़बड़ बात है। महिला हिंदी हार्टलैंड से, और वो भी एससी समुदाय से। सबसे पहले तो उन लोगों को समझना चाहिए जो कहते हैं कि नहीं, हमारी तो जो भारतीय और सनातन संस्कृति रही है वो बहुत बढ़िया रही है। ये होता है, वो अकेली नहीं है। हम भारत की 2/3 3/4 आबादी की बात कर रहे हैं। इसमें आप जब ओबीसी एससी एसटी महिलाएं मिला दें, 3/4 से भी ज्यादा। समझ रहे हो आप? ये बात आप सब के लिए, आप जो सब श्रोता वर्ग यहाँ बैठे हो, उनसे भी बात करूंगा। उन्होंने सवाल करा है तो वो दूसरी बात होगी, वो दूसरे नंबर पर आएगी। पहली बात आप सबसे है। ये अच्छा लगा, सब प्रसन्न हुए, ताली वाली बजी, अच्छी बात है। और जो हमने संस्कृति के नाम पर कर लिया, अब उसको दर्शन की पृष्ठभूमि में रखकर देखो तो बताओ कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पृष्ठभूमि में दर्शन है, और दुनिया का उच्चतम दर्शन वो है, वो बुनियाद है, वो पृष्ठभूमि है, और उस पर हमने ये संस्कृति तैयार करी है। जैसे देने वाले हमें सोने की थालियां दे गए विरासत में, और उसमें हमने अपने लिए कीचड़ परोसा है। पीछे थे हमारे चिंतक विचारक दार्शनिक ऋषि, वो हमें क्या दे गए विरासत में? सोने की थाली पुश्तैनी मिली हुई है दर्शन हमारे पास, उच्चतम दर्शन है हमारे पास। और उस पर हमने कौन सी संस्कृति परोस ली है? कीचड़। अब होगा तुम्हारे पास सोने का बर्तन, खाओगे तो नहीं ना उसको? खाओगे किसको? कीचड़ को खाओगे। वही हम खा रहे हैं, और ऊपर से नारा लगाते हैं कि महान है। हाँ, दर्शन हमारा महान है, और धर्म सनातन होता है, और सनातन कहते ही महान भी कहने की जरूरत नहीं। सनातन माने कालातीत। जो कालातीत है वो तो महान से भी आगे निकल गया। दर्शन हमारा महान है, धर्म सनातन है, पर संस्कृत के नाम पर तो ये है। और विडंबना ये कि हम संस्कृति को ही धर्म बनाए बैठे हैं। संस्कृति माने समझते हो क्या होता है? अच्छे समझना। धर्म क्या होता है? क्या बात करी थी? जो तुम भीतर से अहंकार होने के नाते बने बैठे हो, बंधक, क्षुद्र, और जो तुम हो सकते हो आजाद, उन्मुक्त, उन दोनों को जो जोड़ता है, जो तुम्हें यहां से वहां जाने का रास्ता देता है, उसको बोलते हैं धर्म। तुम्हारे संकीर्ण यथार्थ और तुम्हारी अनंत संभावना के बीच जो पुल है उसको बोलते हैं धर्म। तो धर्म ये होता है। दर्शन जानते ही हो क्या होता है? सत्य की खोज को कहते हैं दर्शन। ये संस्कृति फिर क्या चीज होती है? दर्शन हम समझ गए, धर्म हम समझ रहे हैं, गीता के साथ हैं हम, धर्म हम समझ रहे हैं। ये संस्कृति क्या चीज होती है? जिन बातों का तुमने अभ्यास कर लिया हो बहुत समय से, उसे बोलते हैं संस्कृति। जो आचार विचार, आहार व्यवहार तुम चलाते ही आ रहे हो,
उसको बोलते हैं संस्कृति। संस्कृति इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होती, कोई दम नहीं होता संस्कृति में। संस्कृति पूजने की चीज नहीं होती है। संस्कृति तो बस तुम्हारे चाल चलन का तरीका होता है। आप पूछोगे कल्चर में क्या तत्व आते हैं, तो आपको ये सब पता चलेगा। अच्छे से देख लीजिएगा, वहां विस्तार से पता चल जाएगा आप पढ़ोगे तो। उदाहरण के लिए आपका खाना पीना कल्चर में आता है। डाइटरी हैबिट्स वो कल्चर का हिस्सा है। आप किसी से मिलते हो तो बस यूं करते हो कि यूं करते हो, ये कल्चर में आता है, व्यवहार का तरीका है। आपकी जो मान्यताएं होती हैं बहुत सारी, कि पेड़ पर भूत रहता है कि नहीं रहता है, और मरने के बाद 4 दिन शोक करना चाहिए कि 8 दिन शोक करना चाहिए, ये सब कल्चर में आता है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और दर्शन से तो कोई संबंध ही नहीं। कल्पना भी कर लो कि इसका दर्शन से कोई रिश्ता निकलेगा तो निकल नहीं सकता। आप सीधे पल्लू की साड़ी डालती हैं, उल्टे पल्लू की साड़ी डालती हैं, ये किसका हिस्सा है? ये कल्चर में आता है। इसका धर्म से क्या लेना देना? कहां कौन सा रंग शुभ माना जाता है, कौन सा अशुभ, ये सब कल्चर में आता है। कहां ऊंची आवाज में बात करना शुभ माना जाता है और कहां पर उसको ऑफेंसिव मान लिया जाएगा, ये कल्चर में आता है। शिल्प, आर्किटेक्चर, ये भी कल्चर का हिस्सा होता है एक तरह से। लोग अपने घर किस तरह बनाते हैं, इमारतें किस तरह बनाते हैं, ये सब भी कल्चर में आता है। ये संस्कृति है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन जीते तो हम उसी को है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि संस्कृति आदत पर नहीं, दर्शन पर आधारित होनी चाहिए। संस्कृति मान्यता पर नहीं, दर्शन पर आधारित होनी चाहिए। हमने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है भारत में। हमने अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा और अपनी आदत का गुलाम बना लिया है, और उसी को हम महानता बोलते हैं। हम कहते हैं जैसा अभी 100-200 साल पहले जो हो रहा था, यही तो है सनातन संस्कृति। संस्कृति पहली बात तो सनातन होती नहीं, संस्कृति रोज बदलती है। संस्कृति रोज बदलती है। और दूसरी बात, संस्कृति को प्रेरणा किससे लेनी चाहिए? दर्शन से, वास्तविक धर्म से। लेकिन हमारी संस्कृति किसके पीछे पीछे चल रही है? हमारी पुरानी मान्यताओं के। और पुरानी भी माने ऐसा नहीं कि ऋग्वैदिक, इतनी पुरानी हमारी संस्कृति चल रही है जो हमारी 100-200 साल पुरानी मान्यताएं उनके पीछे। अगर आप 1500 साल पहले के भारत में जाएंगे, मान लीजिए आप गुप्त काल में पहुंच जाए, जिसको आप स्वर्ण युग बोलते हैं, तो वहां जो संस्कृति चलती थी वो तो आप आज चला ही नहीं रहे हो। भाई हम कहते हैं कि सोने की चिड़िया और, है ना, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो सब क्या था? ठीक है, तो आप उतना पीछे चले जाओ। फिर जब पीछे से ही लेना है तो उतना पीछे जाओ ना, जब हम कहते थे कि हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा था, फिर वहां जाएंगे ना। तो गोल्डन पीरियड वाला तो हम कुछ कर ही नहीं रहे अपनी संस्कृति में, बल्कि वो आप करो तो स्कैंडल हो जाएगा। संस्कृति के नाम पर हम मान्यता चलाते हैं। मान्यता भी कितनी पुरानी? 200 साल पुरानी। उसमें समस्या क्या है आपको बताई देता हूं। 200 साल पुराने, 200 या 300 या 400 जितना भी ले लो, उससे पीछे हम नहीं जाते। उतने साल पुराने भारत की दशा क्या थी? शिक्षा कितनी थी? मानसिकता कैसी थी? तो यानी हम 200 से 400 साल पहले जैसा सोचते थे और जैसा व्यवहार करते थे, उसको हम कह रहे हैं कि संस्कृति है। और उस समय हमारी दशा बहुत बहुत खराब थी। हम अपनी उस समय की मानसिक और आर्थिक दशा और व्यवहार को एक आधुनिक जीवन पर लादना चाहते हैं, और इसको कहते हैं कल्चर। कि गाड़ी भी आ गई है तो नींबू फोड़ेगी पहले। और अभी अभी वो देवी जी वो नींबू फोड़ रही थी। बताओ,
और वो क्यों ना फोड़े, हमारे तो जब फाइटर जेट भी आते हैं तो पहले नींबू फोड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? जब आप बोलते हो कि पीछे जो चला आ रहा है वही कल्चर है, तो मैं पूछ रहा हूं कितना पीछे? चलो फिर सीधे वैदिक काल में चलते हैं ना, क्योंकि तभी तो हमारे ऋषि थे। चलते हैं ईसा से लगभग 2000-3000 साल पहले, उस समय की संस्कृति का पालन करेंगे। पर उस समय की संस्कृति तो बहुत उदार थी और बहुत खुली हुई थी। वो संस्कृति आज ले आओ तो आपको बोलेंगे कि ये तो नास्तिक है और समाज विरोधी है और धर्म विरोधी है और राष्ट्र विरोधी है, सब लगा देंगे आप पर। जो असली वैदिक संस्कृति है, तो ले दे करके परंपरा का पालन करने के नाम पर भी बस जो 200 से 400 साल पहले चलता था आपको वो चलाना है। और खेद की बात यह है कि वो जो 200 से 400 साल पहले का काल था वो भारतीय जीवन का सबसे अंधेरा काल था। आज से 1000 साल पहले नहीं सती होती थी, सती भी ज्यादा हालिया बात है, तब होती थी। वही समय था जब सती परंपरा भी चली है। आप जाएंगे तो आपको कोई मौर्य काल में कि फिर गुप्त काल में, उस समय थोड़ी आपको सती वगैरह का उदाहरण मिलेगा। मौर्य की बात करें तो उस समय थोड़ी इतना जातिवाद मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? सवर्ण था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, लेकिन सबसे बड़ी सल्तनत का राजा था मगध। हम डायोजनीस की बात कर रहे थे, अलेक्जेंडर को किसने वापस भेजा था? वो सवर्ण नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सिकंदर को वापस भेज दिया था। ये उस समय की संस्कृति थी। तुम्हें संस्कृति ही लेनी है तो फिर उतना पीछे जाओ ना। हम अभी की जो चलता था यही ये लेना चाहते हैं, और उसको हम कहते हैं कि नहीं हमें शुद्ध देशी रखनी है। अब शुद्ध देशी में तुम क्या रखोगे? अभी हमने कहा आप खाने पीने का आपका जो तरीका है वो संस्कृति में आता है। आपकी प्लेट पर कुछ बचेगा ही नहीं खाने पीने को अगर आप वो सब हटाना चाहते हो जो भारतीय नहीं है। चाय विदेशी, समोसा विदेशी, जलेबी विदेशी, आलू विदेशी, टमाटर विदेशी, पुलाव विदेशी, बिरयानी विदेशी। बर्थडे केक तो खैर फिर भी पता है विदेशी है, पर वो सब चीजें जो आप बिल्कुल अपना मान के खाते हो वो सब विदेश से आई हैं। आलू तो बहुतों का दिल तोड़ता है, कहते आलू ये विदेशी है। हाँ। कोई शर्ट पैंट में आ रहा हो तो उसको कहेंगे ये देखो ये ज्यादा, जो बहुत संस्कृतिवादी होते हैं वो शर्ट पैंट भी नहीं पसंद करते, वो कुर्ता पजामा पहनते हैं। कुर्ता पजामा कहां से आया है? हमारे ऋषि कुर्ता पजामा नहीं पहनते थे, उस समय कोई नहीं पहनता था। ये भी कुर्ता पजामा भी विदेशी है। संस्कृति के नाम पर ये सब चल रहा है अभी भी। नहीं तो एक पढ़ी लिखी लड़की को उपहास, उपेक्षा, अपमान का सामना क्यों करना पड़ेगा? बस यही कह के तो कि ये हमारा कल्चर है, ऐसा होता आया है। कोई तर्क नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। तर्क क्या दोगे? वो पढ़ी लिखी है, वो पढ़ी लिखी नहीं, वो पढ़ाती हैं। कैसे उपेक्षा कर लोगे? उपेक्षा सिर्फ एक तरीके से आप जायज ठहराते हो, क्या बोल के? कल्चर है जी हमारा। वो उपेक्षा चाहे चाहे जो वृहद समाज है वो कर रहा हो, चाहे इनका अपना परिवार कर रहा हो, दोनों करते हैं।
कल्चर ही बोल के तो उसे जायज बताते हो ना, तो कहां से आ गया वो कल्चर? क्या कल्चर? तीसरे नंबर पर आती है संस्कृति, सबसे ऊपर आता है दर्शन, फिर आता है धर्म, फिर संस्कृति आती है। हमने संस्कृति को धर्म और दर्शन दोनों से बड़ा बना दिया। अब आप पर आ रहा हूं, एक अच्छे से बात समझ लीजिए, सारे जवाबों का वही जवाब है। आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपने बार बार बोला मैं भी दुखी, सब मुझसे दुखी। आपका बहुत सारा ये जो दुख है सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उम्मीदें अभी पकड़कर बैठे हो। आप जो हो ना, फिर बोल रहा हूं, हिंदी भाषी क्षेत्र की महिला, और वो भी एससी समाज से। यस सर। आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। इतिहास में, परंपरा में आपके लिए कुछ नहीं है, कोई उम्मीद मत रखना। उम्मीद रखोगे दिल टूटेगा। और ये आपके लिए शुभ समाचार है, अच्छे से समझिए। क्यों? क्योंकि अगर वहां आपके लिए कुछ है ही नहीं तो फिर आपको उसकी कदर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यस। कोई महिला अतीत से बंध कर रहे, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं हो सकती। और कोई दलित महिला भी अतीत से बंध कर रहे, ये तो महान आश्चर्य की बात है। अतीत में तुम्हारे लिए है क्या रूढ़ियों और बंधनों के अलावा? क्यों पकड़ रहे हो अतीत को? जिनको अतीत से माल मलाई मसाला मिलता है वो अतीत के गुणगान करें तो समझ में भी आता है, क्योंकि वो अतीत की जितनी बात करेंगे उन्हें कुछ लाभ होगा। और कोई लाभ हो ना हो, अहंकार ही चौड़ा होगा कि हमारा अतीत ऐसा, अतीत में ये, अतीत में बोला गया था कि हम आए। आपके लिए अतीत में क्या है? आप क्यों पकड़े बैठे हो? बस आप उम्मीद करते हो, आप उम्मीद करते हो कि देखो ये है, इनसे हमें ये मिलेगा। उनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप जितना उनका मुंह देखोगे उतना आपका दिल टूटेगा, बस, और कुछ नहीं। सर मैं उम्मीदें नहीं करती, वो तो मैंने बात आपके सामने रखी ही थी। और आप उम्मीद नहीं करते तो आपको ये समस्या क्यों होती कि वो मुझसे दुखी है, वो मेरी ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है? वो ऐसा ही करेंगे क्योंकि अतीत ऐसा ही रहा है। और आपको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। आपका जवाब क्या होना चाहिए? सुनिए, तुम वो करोगे ना जिसमें तुम्हें तुम्हारा हित दिखता है। तुम्हें तुम्हारा हित दिखता है अतीत पर चलने में, और मुझे मेरा हित दिखता है अतीत को तोड़कर उड़ जाने में। उड़ जाओ, इसके यस अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और सर मेरी ऐसी कोई लालसा नहीं है कि मुझे लोग सुने। अगर सुने तो सुने फिर। पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं बायो पढ़ाती हूँ, तो मैंने कई बार कई महिलाओं को, मेरी जैसी समस्याएं भी देखी हैं मैंने महिलाओं की, पर मैंने उन्हें बहुत समझाने की भी कोशिश की है कि जैसे मैंने सब छोड़ दिया, लेन देन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो कम से कम मैं अपने आप को आज़ाद कर पाई हूँ। तो आप छोड़ो। उन्हें मैंने समझाने की भी कोशिश की है, सब बात किसी ने नहीं समझा। और स्टूडेंट जो मेरे आते हैं मैं उनको भी बोलती हूँ, लेकिन नहीं समझा। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं जब एक चैप्टर है इवोल्यूशन बायो में,
उसके थ्रू मैं बच्चों को गीता से और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो पहले से ज़्यादा। नहीं, अभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपने ही नहीं समझी मेरी बात। जी सर। आप जिन्हें समझा रहे हो ना, बहुत कम संभावना है कि वो समझेंगे, बहुत कम संभावना है। हर तरह का बीज अपने अनुकूल जमीन मांगता है पहले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं ही नहीं समझा सकता, आप कैसे समझाओगे? और आप उन्हें किसी तरह मेरे पास ले भी आए तो मेरा सर दर्द बढ़ेगा। सर मैं स्टूडेंट की बात कर रही थी ज़्यादातर। तो स्टूडेंट आधे तो हमारे स्टूडेंट ही हैं यहाँ पर। उनमें से बहुत सारे हैं जिनको इवोल्यूशन से समस्या है, बहुत सारे हैं। हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि अगर इवोल्यूशन हुआ है, माने क्या ये बंदर वाली बात हमें अच्छी नहीं लगती? क्या हमारे दादा को बंदर बोल रहे हो? हम नहीं मानते। हम ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, बंदर अंदर नहीं है हम। अच्छी बात है कोई समझ जाए तो, मैं भी आपको समझा रहा हूं तो अच्छा लगता है आप समझ जाओ तो। पर तथ्यों को आप ध्यान में रखो। आप अच्छी स्थिति में, अच्छी जगह में नहीं हो, और आपका लिंग भी खतरनाक है। तथ्य यह है कि यहां यह संभावना कि लोग आपकी बात को सुनेंगे समझेंगे बहुत कम है। हां, संयोग से आपको मिल गई हो ऐसी ऑडियंस जो आपकी बात समझ लेती है तो बधाई हो। आपको मिल गया हो ऐसा माहौल और ऐसा प्रिंसिपल स्कूल का या कॉलेज का जो भी है, जो आपको आपके हिसाब से बच्चों को पढ़ाने देता हो, तो अच्छी बात है। पर संभावना कम है, तो उम्मीद बांधे मत बैठे रह जाना। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, आप उम्मीद ही बांधे रह जाओगे कि मैं तो आई हूं और सत्य का संदेश सबको बता रही हूं और गीता सब तक ले जा रही हूं, लोगों को आचार्य जी तक पहुंचा रही हूं। आप यही सोचते रह जाओगे, और उधर हो सकता है मंसूबे ये हो कि आपको ही बांध लें। अपने आप को सही जमीन और सही आसमान दीजिए। समझ में आ रही है बात? और शिकायत करने मत आ जाइए कि नहीं पर मैं ऐसा करना चाहती हूं, पर मेरे पापा इतना मुझसे प्यार करते हैं फिर भी वो मुझे समझते क्यों नहीं। वो आपसे करते हो ना करते हो प्यार, वो कठपुतली संस्कृति के हैं। आपके देखे, वो आपके पिताजी हैं। अपने केंद्र से वो संस्कृति की कठपुतली हैं। वो उसकी खातिर आपकी बलि भी देने को तैयार हो जाएंगे। ये देख रहे हो ना, ये सब जो ऑनर किलिंग और ये और वो, ये और क्या होता है। और आप ऐसे बिल्कुल नादान मासूम बन के आओगे, नहीं पर मेरे डैडी और मेरे हबी मुझे समझते क्यों नहीं। I'm convinced they love me, but still they don't let me be free. गोलू, तुझ पता भी है तुझे कुछ? भोलापन कहूं इसको कि क्या कहूं? बहुतों को ये रहता है कि नहीं, वैसे तो सब बहुत अच्छे हैं मेरे उधर, लेकिन वो अभी ना वो थोड़ा प्रेशर आ रहा है, वो क्या MILL उसकी ओर से। हाँ, मतलब वो कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। यतीन जी समझ गए कि एक बेबी तो और कर लो ना। नहीं, वैसे तो सब बहुत अच्छे हैं लेकिन वो पता नहीं इस बात को क्यों नहीं समझ रहे।
तुम नारी हो, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही? ये जो हमारा ऊंचे से ऊंचा देश था ना, अभी जो ये बन गया है, इसमें तुम्हारे लिए बहुत कम जगह है। और फिर कहता हूं, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि जिस जमीन पर अहम ब्रह्मास्मि उच्चारित हुआ था, उस जमीन पर जाति और लिंग आधारित इतनी क्रूरता चली। तो किसी दिवा स्वप्न में मत रहना। बुलबुलों के भीतर जियोगे तो बहुत चोट लगेगी, नीचे गिरोगे। देयर इज नथिंग एट ऑल फॉर यू इन दिस सिस्टम। और जब वो सिस्टम तुम्हें कुछ देने को तैयार नहीं है, तो तुम क्यों मजबूरी ढो रहे हो सिस्टम का पालन करने की? इस सिस्टम पर चलकर तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। जब कुछ मिलना नहीं है तो हाँ, तो महिलाओं को सबसे आगे होना चाहिए सिस्टम को बाय बाय करने में, कि अपना सिस्टम अपने पास रखो, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अलग जीऊंगी, मुझे तुम्हारे सिस्टम की किसी चीज पर नहीं चलना है। लेकिन देखने में उल्टा आता है, देखने में उल्टा आता है। जितनी ज्यादा रूढ़िवादिता की चीजें होती हैं, उसमें सबसे आगे महिलाएं नजर आती हैं, और अक्सर दलित महिलाएं भी। उदाहरण, बाबाओं के पंडाल। और इससे बड़ा अचरज नहीं हो सकता कि भाई तेरे लिए वहां सिर्फ और ज्यादा बेड़ियां हैं, तू वहां क्या करने गई है? You should be the first to discard the past. It holds nothing for you. भारत आजाद हो गया, हमने यूनियन जैक सलामत रखा क्या? बोलो। क्योंकि उस पास्ट में हमारे लिए कुछ नहीं था। हमने वो सब बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। हमने कहा नहीं नहीं भाई, वो सब है, अतीत है, पर हम उसको थोड़ी अपनी जिंदगी बना लेंगे। हमने अंग्रेजों की इमारतों के नाम बदल दिए, सड़कों के नाम बदल दिए, झंडा बदल दिया, संविधान बदल दिया, जो बदल सकते थे सब बदल दिया, क्योंकि वो था लेकिन उसमें हमारे लिए कुछ नहीं था। वो था लेकिन उसमें, इसी तरीके से इस संस्कृति का जो अतीत है उसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हां, भारतीय दर्शन में आपके लिए बहुत कुछ है, भगवत गीता में आपके लिए बहुत कुछ है, उपनिषदों में आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये जो कंटेम्प्रेरी कल्चर है इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। बात आ रही है समझ में? जी तो सर। बिल्कुल भीतर से गिल्टी मत अनुभव करना कि मैं भीड़ के खिलाफ क्यों जा रही हूं। आप लोग भीतर से ना बहुत जल्दी वैसे भी हो जाते हो कि अरे मैं तो अच्छी बच्ची हूं ना। हमारी परवरिश भी वैसे ही होती है। लड़के तो नालायक निकल जाएं तो उनको नालायक होने की भी छूट होती है, लड़कियों को तो नालायकी की भी छूट नहीं होती। तो लड़कियां सब अच्छी बच्चियां होती हैं। भाई गंदा होता है, वो रात में दीवार फांद के भी घर आ सकता है, लेकिन जो बहन होगी वो सुशीला होगी। वो सही समय पे उठती है, सही खाती है, माँ का हाथ बटाती है, अच्छे नंबर लाती है और सो जाती है। यही करती है ना? तो आपको आदत लग जाती है सबकी नजरों में अच्छी बच्ची बनकर जीने की। अब मैं कह रहा हूं बुरी बच्ची बनो। बहुत अनुशासन चाहिए, खासकर एक महिला को, और वो भी एक तथाकथित दलित महिला को बहुत अनुशासन चाहिए। एकदम ये मत करो दाएं बाएं। बहुत सारे तैयार बैठे तुम्हें फंसाने के लिए। ठीक है? जी सर। हम्म। मैं गरिमा सिंह चंदेल इस समय उत्तर प्रदेश प्राइमरी में टीचर हूँ।
और आचार्य जी से मैं वैसे तो यूट्यूब से 2 ढाई साल से जुड़ी हुई थी, बट अभी गीता सत्रों से जुड़े हुए मुझे 1.5 साल हो चुका है। तो 2 नए साल जिनको हम कहते हैं वो आचार्य जी के साथ हुए हमारे, जिसमें कि इस बार का तो बहुत ही अच्छा था। ऐसा नववर्ष पूरे जीवन में अभी तक नहीं आया था। तो आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो,